अब मैं कैंसर के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। हाँ। मान लो किसी परिवार में 5-7 लोग रह रहे हैं एक फैमिली में। जनरल परसेप्शन क्या है? रॉन्ग फूड, रॉन्ग एनवायरनमेंट से कैंसर हो जाता है। ठीक है, रॉन्ग फूड या टोबैको या कुछ भी, अगर रॉन्ग फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फूड का इंपॉर्टेंस मैं मानता हूं, उसको निगेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर फूड से कैंसर होता, मैंने देखा है एक हाउसवाइफ को जो 35 साल की है उसको कैंसर हो गया है, तो वो हाउसवाइफ, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, उसके लिए घर में कोई अलग से खाना नहीं बन रहा था, वो वही खाना खा रही थी जो सबके लिए बनता था, वो बल्कि वो खुद बनाती थी और सबको खिलाती थी और खुद भी खाती थी। तो अगर फूड के कारण कैंसर होता है, इफ द फूड इज द ओनली कॉज, तो सबको कैंसर हो जाना चाहिए था। एक बीमार बच्चा है, आपके बच्चे को डेंगू है, उसको माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करें? हाँ, उसका होता है। देखिए, एक तो उसमें मैंने कहा कि हम लोग इंटीग्रेटेड थेरेपी करते हैं। इंटीग्रेटेड थेरेपी का मतलब हुआ कि कई सारी थेरेपीज एक साथ यूज होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिजीज है और किस स्टेज में है वो। तो जहाँ ज़रूरत हुई एनर्जी हीलिंग की, वहाँ जहाँ ज़रूरत थी माइंड की प्रोग्रामिंग की, जहाँ फूड एज मेडिसिन, वाटर एज मेडिसिन, माइंड एज मेडिसिन, राइट, एनर्जी एज मेडिसिन, तो ये सारी चीज़ों का मिक्स डोज हम देते हैं। हमारी दवाइयाँ बस दिखती नहीं है। 1 पेशेंट क्योर्ड, ये फेमस स्टेटमेंट है, 1 पेशेंट क्योर्ड इज 1 कस्टमर लॉस्ट। आप मेरे पेशेंट हैं, आप डायबिटीज आपको हो गया और मैं डायबिटीज का डॉक्टर हूं, तो जीवन भर आप मुझे पैसे देंगे, मैं आपको क्यों ठीक करूं? एक बच्चा जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको, या 5 साल के बच्चे को प्रॉब्लम हो गया। मेरे पास 6 ईयर का एक टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, 6 ईयर का, और अभी उसकी उम्र 6 ईयर है, मतलब मुझे लगता है 4-5 साल की उम्र में उसको डायबिटीज, और वो इंजेक्शन ले रहा है पेट। जब मेरे पास आया तो 15 यूनिट ले रहा था, कितने दिनों से ही, 2 महीने में वो 1 यूनिट पे आ गया, 15 यूनिट घट के 1 यूनिट पे, और अब तो हफ्ते में 1 यूनिट लेता है। पास्ट लाइफ की जब बात करते हैं ना मैम, तो हमने ऐसे ऐसे केसेज पास्ट लाइफ के किए हैं कि आप सुनेंगे, मैं आपको वीडियो सारा दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग दिखाऊं, तो मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड। नो साइंस ऑन दिस अर्थ कैन एक्सप्लेन इट। कम से कम फिजिकल साइंस तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता इसको, क्योंकि ये फिजिकल है ही नहीं, है मेटाफिजिकल है, इसको मेटाफिजिकल लेवल कहते हैं। नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आजकल ना मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। बहुत बड़े बड़े जो ड्रग स्पेशलिस्ट हैं वो लोग आकर के ड्रग्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दवाइयाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। लेकिन आपको विडंबना एक अजीब सी नज़र नहीं आ रही कि चाहे मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो शुरू से लेकर अब तक खत्म ही नहीं हो पाई। बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में है, लेकिन उसका इलाज फिर भी नहीं हो पा रहा। पूरी ज़िंदगी जो है वो हम मेडिसिन पर बिता देते हैं, पर आश्वस्त रहते हैं कि आज नहीं तो कल शायद ठीक हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ मन को बहलाते हैं। दरअसल में ठीक हम तब भी नहीं हो पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाली हूँ जो कि कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वो ये ज़रूर करते हैं कि आपके माइंड को, आपके शरीर को एक मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आप स्वयं हील हो जाते हैं। सुनकर आपको अजीब लगेगा, आपको लगेगा इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, उसके बावजूद मैं ऐसी कैसी बातें कर रही हूँ। ये हो सकता है कि कुछ झोला छाप किस्म के डॉक्टर से मुझे मिलवाने वाली हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसे व्यक्तित्व आज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माइंड बॉडी मेडिसिन मानते हैं माइंड और बॉडी को, उसके माध्यम से लोगों को हील करते हैं। एक बहुत ही प्रख्यात हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो कि इंटरनेशनली लोगों को अपने हिप्नोथेरेपी के जरिए ठीक कर चुके हैं, साथ ही साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रवि आर कुमार जी। रवि जी वेलकम, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। रवि जी, आपने ना बड़ा एक अलग ही टर्म मुझे बताया, बॉडी माइंड, मतलब माइंड बॉडी मेडिसिन एक्सपर्ट। जी, मैंने कभी सुना नहीं था जी। तो ये थोड़ा सा मुझे आप खुलासा करके बताएंगे कि ये मेडिसिन कैसे हुआ? जी, और आप इसके एक्सपर्ट कैसे बने? राइट। मेडिसिन का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है जो हमारी बीमारियों को ठीक कर सके। तो चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, तो माइंड बॉडी मेडिसिन को समझाने के पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दूं कि जैसे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है ह्यूमन ब्रेन, जो मस्तिष्क है यहाँ पे ब्रेन।
कई लोग गलती से, आम आदमी ब्रेन और माइंड को एक ही समझते हैं। ब्रेन और माइंड को, हाँ, ब्रेन और माइंड को सिनोनिमस समझते हैं। ब्रेन मीन्स माइंड, माइंड मीन्स ब्रेन। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो ब्रेन अलग है और माइंड अलग है। मतलब आप कह रहे हैं दिमाग और मन अलग अलग है। हाँ, मस्तिष्क और मन अलग अलग है। तो जैसे इसको और बहुत आसानी से हम आपके दर्शक भी समझ सकते हैं कि जैसे ह्यूमन, मैं कह रहा था, ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, और ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन को कौन रन करता है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है माइंड। तो ब्रेन हार्डवेयर हुआ और माइंड सॉफ्टवेयर हुआ। जैसे एग्जांपल मैं कहूं कंप्यूटर में कि आप मुझे मदरबोर्ड दिखाइए, तो आप उसको खोल के दिखा सकते हैं कि मदरबोर्ड यहां। मैं कहूं कि माउस दिखाइए तो आप माउस दिखा देंगे, लेकिन मैं कहूं विंडोज दिखाइए अपने कंप्यूटर में तो कहां दिखाएंगे आप, राइट? बट विंडोज के बिना कंप्यूटर डब्बा है, बिल्कुल चलेगा नहीं। या कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके हार्डवेयर को आप दिखा सकते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन इज अ हार्डवेयर, बट माइंड इज अ सॉफ्टवेयर विच रन्स इट, जो इसको चलाता है। अब माइंड जब पूरे बॉडी को चलाता है, बॉडी के हर एक सिस्टम को रन करता है, तो माइंड हमारे लिए हमारे किसी भी सिस्टम की कमी को रिपेयर भी कर सकता है। अब जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अभी हम आप बात कर रहे हैं, हमने भी आज कुछ मील लिया होगा ना, ब्रेकफास्ट लिया है, लंच लिया है, राइट? आपने भी लिया है पानी। हमारे सारे सिस्टम अंदर हमारे चल रहे हैं, लेकिन हम उसे जानबूझ के नहीं चला। जैसे हमारा हार्ट बीट हो रहा है, आपका हार्ट बीट हो रहा है, आप क्या सोच के चला रहे हैं? नहीं। आपकी किडनी ब्लड फिल्टर कर रही है, तो क्या सोच के आप कह रहे हैं कि अच्छा किडनी अब ब्लड फिल्टर करो जरा, राइट? हाँ। आप सांस ले रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं और हम सांस भी ले रहे हैं। क्या हम जानबूझ के सांसें ले रहे हैं? सांसें चल रही हैं, हम सोए भी रहेंगे तो सांसें चल। तो पूरे बॉडी के जितने वाइटल फंक्शंस हैं वो सब ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं। बट ये ऑटोमेटिक कह देना थोड़ा गलत होगा। इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है जो इसको रन करता है, और वो है हमारा माइंड। तो माइंड इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अब एग्जांपल, जैसे मैं अभी, हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं शांत होके बैठ के स्टूडियो में, तो अभी हमारा हार्ट बीट और वो सारी चीजें एक नॉर्मल रेंज में होंगी। लेकिन मान लीजिए कुछ नेगेटिव हो जाए, अभी कोई खबर आए कि अर्थक्वेक आ गया, भागो, मान लो, राइट? या इधर पीछे से कहीं भगवान न करे कुछ आग लग गई, कुछ हुआ, इंस्टेंट हमारा मूड चेंज हो जाएगा, थॉट्स चेंज होंगे, एक फियर आएगा, और हार्ट बीट उस समय क्या नॉर्मल रहेगा हमारा? नहीं रहेगा। और हमारा हार्ट बीट रेस करने लगेगा, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हम भागने को तैयार ही हैं और ये सारे पैरामीटर बॉडी के चेंज हुए, तब तक बाहर से खबर है कि अरे नहीं नहीं, यहां नहीं हुआ, इस बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, वो तो दूर की बात है, गलत बोल दिया आपको, सॉरी। तो 5 मिनट बाद फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। अब मेरा सवाल है कि आपका, हमारा हार्ट बीट, शुगर, ये ब्लड प्रेशर किसने बढ़ाया? एक थॉट ने। कि थॉट, ये इनसिक्योरिटी का थॉट, फियर का थॉट, जो अनफाउंडेड था, जो मतलब कुछ था ही नहीं, एक्चुअली रियल में कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उस थॉट ने हमारा हार्ट बीट बढ़ा दिया। और जब उस थॉट को हमने चेंज किया कि नहीं नहीं सब कुछ ओके, तो फिर से हार्ट बीट नॉर्मल। सो आवर थॉट गवर्न्स आवर सिस्टम। तो माइंड जब पूरे सिस्टम को रन कर रहा है, तो माइंड मेडिसिन के रूप में यूज कैसे करें, वही हमारा पूरा विज्ञान है। बहुत सुंदर। देखिए, जैसे आपने मुझे ये बात समझाई, मुझे इतना तो समझ में आया कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, अब स्ट्रेस हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। यहाँ तक कि मोटापा, ओबेसिटी, सब कुछ उसके अंदर है। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा, कैंसर, डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन, हम ड्रग एडिक्शन के केसेस ठीक रहे, हम कैंसर के केसेस ठीक कर रहे हैं। इट विल बी लाइक, इट मे साउंड अनबिलीवेबल, बट कैंसर के केसेस ठीक हो रहे हैं, मेरे पास प्रूव है। ऐसी कौन सी थेरेपी? ये भी आप मतलब माइंड को गवर्न करते हैं? यस। अब मैं कैंसर के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। जिस, मान लो किसी परिवार में 5-7 लोग रह रहे हैं, एक फैमिली में, जनरल परसेप्शन क्या है? रॉन्ग फूड, रॉन्ग एनवायरनमेंट से कैंसर हो जाता है, ठीक है? रॉन्ग फूड या टोबैको या कुछ भी, अगर रॉन्ग फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फूड का इंपॉर्टेंस मैं मानता हूं, उसको निगेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर फूड से कैंसर होता, मैंने देखा है एक हाउसवाइफ को जो 35 साल की है, उसको कैंसर हो गया है, तो वो हाउसवाइफ, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, उसके लिए घर में कोई अलग से खाना नहीं बन रहा था,
वो वही खाना खा रही थी जो सबके लिए बनता था, वो बल्कि वो खुद बनाती थी और सबको खिलाती थी और खुद भी खाती थी। तो अगर फूड के कारण कैंसर होता है, इफ द फूड इज द ओनली कॉज, तो सबको कैंसर हो जाना चाहिए था। कैंसर उसी को क्यों हुआ? और वही फूड चलता रहा, उसके बाद भी शी डाइड, और वही फूड चलता रहा। और ये एक केस नहीं बता रहा हूं, जितने भी ऐसे कैंसर, आई डोंट निगेट द रोल ऑफ फूड इन एनी डिजीज, फूड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फूड का बहुत छोटा रोल है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, माइंड, उस फूड को लेते समय आपका माइंड किस स्टेट ऑफ में है, विच स्टेट ऑफ माइंड यू आर टेकिंग द फूड, इन विच स्टेट ऑफ माइंड यू आर ड्रिंकिंग समथिंग और ईटिंग समथिंग, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आजकल तो लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, Yes. चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे किसी से बात भी कर रहे हो, तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउडेज। तो आप देखें ना, कोई भी घर ऐसा आपको मिलेगा जिसमें दवाइयां और बीमारी ना हो? बिल्कुल नहीं, कोई भी घर ऐसा नहीं है। आप अगर, जैसे मैं कहता हूं कि मेरी फैमिली में दवाइयां नहीं है, बीमारियां नहीं हैं। Really? हाँ, हमारे घर में कोई टैबलेट कैप्सूल कभी आया नहीं। Wow. तो आप जैसे सरप्राइज्ड हो रहे हैं, लोग सरप्राइज नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप दवाइयां होती ही नहीं आपके घर में, हमने कभी होती ही नहीं। तो अभी छोटे मोटे जुकाम बुखार ये सब भी नहीं? नहीं अरे बाबा मतलब टच वुड बोलो या टेक्निक सीखो। हाँ, अगर हो भी गए, हाँ. हो सकते हैं कभी कभी। हाँ. तो जैसे बुखार हो गया तो 2 से 3 दिन नॉर्मल बुखार। इवन हमने, मेरी डॉटर को डेंगू का बुखार हुआ और वो 5 तक गया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वी डिड नॉट यूज ए सिंबल मेड, उसका प्लेटलेट्स डाउन होने लगा। अब डेंगू तो मच्छर काटने से हुआ, उसमें अपना तो कुछ किसी को हो सकता है, मुझे भी, किसी को भी हो सकता है। राइट। तो 5 फीवर 105 फ़ारेनहाइट, यू कैन इमेजिन क्या होता है उसका मतलब। सारे लोग डर गए थे, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, एंड आई टुक केयर ऑफ हर पर्सनली। उसका प्लेटलेट्स लेवल तेजी से डाउन होने लगा, उसका प्लेटलेट्स लेवल 140, 1,40,000 पे आ गया और तेजी से गिर रहा था। मैंने कहा बस प्लेटलेट लेवल यहीं पे रुक जाएगा। और फीवर तुरंत डाउन नहीं हुआ, लेकिन फीवर 5 के बाद भी, उस 5 फीवर में बॉडी को डैमेज हो सकता है, ब्रेन को डैमेज हो सकता है। मेरी डॉटर को कुछ नहीं हुआ, और धीरे धीरे फीवर डाउन हो गया, और प्लेटलेट्स को उसके 140 के नीचे मैंने डाउन नहीं होने दिया, और बिना डेंगू के मेडिसिन के डेंगू 3 से 4 दिन में नॉर्मल हो गया। Oh God. I did on my own daughter. What was the therapy? Mind body medicine plus food plus other therapy. We do energy healing also. हाँ. I do mind programming also. माइंड की प्रोग्रामिंग। एक बीमार बच्चा है, आपके बच्चे को डेंगू है, उसको माइंड प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? हाँ, उसका होता है। देखिए, एक तो उसमें मैंने कहा कि हम लोग इंटीग्रेटेड थेरेपी करते हैं। इंटीग्रेटेड थेरेपी का मतलब हुआ कि कई सारी थेरेपीज एक साथ यूज होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिजीज है और किस स्टेज में है वो। तो जहाँ ज़रूरत हुई एनर्जी हीलिंग की, वहाँ जहाँ ज़रूरत थी माइंड की प्रोग्रामिंग की, जहाँ फूड एज मेडिसिन, वाटर एज मेडिसिन, माइंड एज मेडिसिन, राइट, एनर्जी एज मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ों का मिक्स डोज हम देते हैं। हमारी दवाइयाँ बस दिखती नहीं है और कहीं ऐसी दवाइयाँ हर घर में हो जो दिखे ना और कहीं बिकती नहीं है न दिखती हैं और न बिकती हैं। मुझे ना आपसे ये पूछना ही पड़ेगा, आजकल ड्रग स्टोर्स पे ना अगर आप ध्यान से देखें तो डायबिटीज़ की बहुत सारी मेडिसिन बिक रही हैं, और सब लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ डायबिटीज़ जो है, जो कि हेरिडिटरी है या फिर टाइप 1, टाइप 2, उसके लिए कहा जाता है कि कोई क्योर ही नहीं है, आप पूरी उम्र दवाइयाँ खा रहे हैं। कुछ को कहा जाता है, कुछ बीमारियों को ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी जो ऑटो इम्यून डिजीज है। जी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर बहुत अच्छा सवाल पूछ रही हैं। जी, ऑटो इम्यून है, उसका क्या होगा? राइट। तो मैं 2 पार्ट में इसका जवाब दूं। पहले डायबिटीज का बताता हूँ और फिर ऑटो इम्यून के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत रिलेवेंट, और आपके व्यूअर्स को ये बहुत काम आएगा। आपने जो सवाल पूछा बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है और शायद हर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपने कहा डायबिटीज टाइप 2, टाइप 1, अभी टाइप 1.5 भी आ गया है। डायबिटीज MODY, मोडी नाम का भी डायबिटीज, मोदी नहीं, मोडी। तो वो मूडी है शायद, है ना? नहीं, वो मूडी तो एजेंसी है। MOD तो MODY, राइट। और
एक को जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं। तो ऐसे डायबिटीज के कई टाइप है, जैसे Variants आ रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी होती हैं हाँ। तो उनको टेम्पररी डायबिटीज हो जाता हाँ है, जी। उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। Right. एक डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में एक है जिसको LADA कहते हैं, वो 1.5 भी कहते हैं, उसको आजकल नाम दिया गया है। तो ऐसे डायबिटीज के मेनी टाइप्स आर देयर, लेकिन जो प्रीवेलेंट है मेजर टाइप 2 डायबिटीज, पूरी दुनिया में जो जितने डायबिटीज के पेशेंट हैं उसमें से 90 to 95% जो पेशेंट हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, और 7 to 10% आप कह ले 5 to 10% जो टोटल पेशेंट हैं वो है टाइप 1 के, जो अनफॉर्चुनेटली अब वो संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है आफ्टर कोविड, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जी जी। अब आपने कहा कि ये इनक्यूरेबल है, तो मैम आपको एक बड़ा ब्रूटल ट्रुथ बता दूं, बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रुथ, कि सिर्फ डायबिटीज़ ही अनक्यूरेबल नहीं है, मतलब घोषित किया गया है, अनक्यूरेबल तो नहीं है, अनक्यूरेबल बनाया गया है, घोषित किया गया है, इट इज़ अनाउंस्ड। कैसे? अभी 25 से ज़्यादा ऐसी कॉमन बीमारियों के मैं नाम लूंगा जिससे पूरी दुनिया में 99% जितने बीमार लोग हैं वो उन्हीं 20-25 बीमारियों से बीमार होते हैं, उन सारी बीमारियों को इनक्यूरेबल घोषित कर दिया गया है। एग्जाम्पल, डायबिटीज को इनक्यूरेबल, टाइप 1 डायबिटीज इनक्यूरेबल, टाइप 2 डायबिटीज इनक्यूरेबल। ऑटो इम्यून जो आपने कहा, सारे ऑटो इम्यून डिजीज जो करीब 22-23 तरह के ऑटो इम्यून डिजीज हैं, सारे इनक्यूरेबल हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में 20-25 बीमारियां ये हो गई। ब्लड प्रेशर की दवाई एक बार शुरू हो गई तो जीवन भर खानी है। डराया इतना जाता है कि ब्लड प्रेशर की दवा कभी मत छोड़ना, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हैमरेज, पता नहीं बहुत सारी चीजें हो जाएगा, पैरालिटिक अटैक हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर भी इनक्यूरेबल है। अस्थमा, जिसको हिंदी में दमा कहते हैं, दम के साथ ही जाता है, राइट? सुना है आपने? तो दमा हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा, अर्थराइटिस हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा, माइग्रेन हो गया तो कभी ठीक नहीं हो गया, डिप्रेशन की कोई दवा नहीं है, राइट? और ऐसे में किसी भी फोबिया का कोई इलाज नहीं है, किसी भी फोबिया। और हम फोबिया शायद 2 सेशन में ठीक कर देते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी फोबिया हो। 50 तरह से ज्यादा की फोबिया है। किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को हाइड्रोफोबिया है, किसी को अंधेरे का फोबिया है, किसी को बंद कमरे का, बंद कमरों की जगह की फोबिया है। 1 से 2 सेशन, ज्यादा से ज्यादा 3 सेशन, वो डिपेंड करता है। सारे फोबिया क्यूरेबल हैं। तो ये सारी बीमारियों को, अब ये जितनी बीमारियों का मैंने नाम लिया, पूरी दुनिया में इन्हीं बीमारियों से तो लोग पीड़ित हैं। तो इन सारे को इनक्यूरेबल बनाया गया है। क्यों, आप जानते हैं? इसके पीछे एक बड़ा ही, मैं बोलूंगा तो वो कंट्रोवर्शियल बात है, इसके पीछे एक पूरा व्यापार है। 1 पेशेंट क्योर्ड, ये फेमस स्टेटमेंट है, 1 पेशेंट क्योर्ड इज 1 कस्टमर लॉस्ट। आप मेरे पेशेंट हैं, आप डायबिटीज आपको हो गया और मैं डायबिटीज का डॉक्टर हूं, तो जीवन भर आप मुझे पैसे देंगे। मैं आपको क्यों ठीक करूं? आप मेरे लिए ATM कार्ड नहीं है क्या? सही बात है, राइट? अगर मैंने ठीक कर दिया तो आप मेरे लिए, फिर आपका क्या वैल्यू है? मैं ये बात हमेशा से सोचती हूँ कि हम दवाइयाँ जिंदगी भर क्यों खाते हैं? कट क्यों नहीं आता कभी? क्यों नहीं होता कि ठीक हो गया, बंद करो? नहीं, बंद नहीं, बढ़ता जाता है। हाँ, वो बढ़ता जाता है। तो अब ये पूरा, इसके पीछे एक पूरा मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, और बहुत सारे लोग अनजाने में इसको फॉलो कर रहे हैं। डर, बहुत सारा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं जो बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ह्यूमैनिटेरियन उनकी सोच है, लेकिन उनके पास कोई वे आउट नहीं है। वो पूरा सिस्टम कोई और सेट कर रहा है, यूएस में बैठ के, यूरोप के मल्टीनेशनल कंपनियों में बैठ के पूरा सिस्टम सेट कर रहा है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, आपने सुना होगा, एक लाइन इसमें और बताऊं, पहला पार्ट का जवाब देना, बड़ी आपने सुना होगा कि फाइजर कंपनी, ग्लैक्सो कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च पे खर्च करती है, और इस बात को भारत में बहुत एक डिफरेंट वे में कहा जाता है। R&D पर तो ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं। आप जानते हैं कौन से R&D पे खर्च होता है? नई दवाइयां निकालने के R&D पे खर्च होता है। R&D इस बात के लिए नहीं होता कि डायबिटीज को क्योर कैसे करें। R&D इस बात के लिए होता है कि डायबिटीज की नई और दवाई कौन सी लेके आए और उसकी मार्केटिंग कैसे करें।
R&D इस बात पर यह नहीं होता है कि बीपी को ठीक कैसे कर दें, बीपी की नई दवाई कैसे लेके आए और एक नया मार्केट कैसे क्रिएट करें, मतलब नया नया प्रोडक्ट बनाएं और नए नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करें। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर के R&D हो रहे हैं, लेकिन बीमारी को ठीक करने के R&D नहीं हो रहे हैं। जैसे कैंसर को क्योर कैसे कर दें बिना डैमेज किए बॉडी को। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कैंसर के जो 3 ट्रेडिशनल मोस्ट ट्रेडिशनल जो थेरेपी है, पहला क्या है, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। तीनों किलर है। जितने लोगों का कैंसर का इलाज होता है उसमें बचते कम हैं और मरते ज्यादा हैं। आप डेटा उठा के देख लीजिए। पैंक्रियाटिक कैंसर जो सबसे डेंजरस कैंसर माना जाता है ना, वैसे सारे कैंसर डेंजरस ही बना दिए गए हैं, तो पैंक्रियाटिक कैंसर में जो सक्सेस रेट है, मतलब जो ठीक होने का रेट है 3 to 5%। मतलब 100 लोगों को हुआ तो 97 लोग मर जाएंगे। आप जरा सोचिए, हम कौन से रिसर्च एंड R&D की बात कर रहे हैं, हम कौन से डेवलप। लेकिन कमाल की बात क्या है कि माइंड बॉडी मेडिसिन में बिना किसी दवाई के डायबिटीज टाइप 2 हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्सल। देखिए ये भी बड़ा एक मिथ है ये रिवर्सल वाला। अब ये भी एक बड़ा वर्ड क्वाइन किया गया है बड़ी चालाकी से, रिवर्सल, रेमिशन। वी डोंट डू रिवर्सल, वी डोंट डू रिमिशन, आई एम सॉरी, वी क्योर डायबिटीज, CURE, क्योर। वी क्योर डायबिटीज, वी डोंट डू रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब क्या होता है ना, हुआ था ठीक हुआ और फिर वो रिलैप्स हो सकता है। हाँ, आपके गर्दन पे तलवार लटक रही है, हाँ रिलैप्स हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। मेरी एक बात हुई एक बहुत ही इस फील्ड के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट, बड़े एक्सपीरियंस पर्सन से, तो ये बात सुन के, क्योर वर्ड सुन के भड़क गए। और अभी भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर सुनेंगे तो वो बोलेंगे झूठ है। आपको मालूम है जब ये YouTube पे जाएगा और जब ये क्योर वर्ड मैं अगर लिखूंगी तो इस पे वो लोग स्ट्राइक कर देंगे। ये देखिए क्योर नहीं होता है। मैंने तो बहुत बार बोला है। हाँ, नहीं मतलब वो लोग जब अगर मैं टैगलाइन में डालूंगी ना, इट विल बी क्योर्ड, तो और ऊपर से मेडिकल साइंस मतलब MBBS डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, तो फिर वो होता है स्ट्राइक। हाँ, आपने जो कहा ना MBBS डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, ये इस पर एक लाइन मैं बता दूं। दुनिया में एलोपैथी के अलावा बहुत सारी थेरापीज हैं, ये भी एक सिस्टम है, ट्रीटमेंट सिस्टम है। अच्छा है, आई रेस्पेक्ट इट, इज अ साइंस, तो आई रेस्पेक्ट इट, बट इट इज नॉट द ओनली सिस्टम, इट इज नॉट द ओनली सिस्टम। इसने ओवरशैडो भारत आप जानते हैं एलोपैथी की सबसे पुरानी दवा कितने साल पुरानी है? सबसे पहली दवा 150 से 200 साल पुरानी। आयुर्वेद की दवा कितनी पुरानी है? 5000 साल कम से कम है, मिनिमम। और हमने तो अपनी कहानियों में सुना है मिनिमम। हाँ, मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, इवन होम्योपैथी इससे ज्यादा पुरानी है। तो मुझे ये कहना है कि क्या पैरासीटामॉल और पेनिसिलिन ये सबसे पुरानी दवाओं में से, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और पैरासीटामोल जो अभी एंटीपायरेटिक ड्रग के रूप में यूज होता है फीवर के लिए और पेन के लिए, तो ये 2 सबसे पुरानी दवाइयों में से एक है। और ये कितनी पुरानी है? 150 से 200 साल। अभी इनके एंटीबायोटिक को 100 साल पूरे, आज इस साल हुए 100 साल पूरे हुए अभी 2025 में 26 अब है। हाँ, तो 25 में पूरा हुआ। अच्छा, 1925 में पहला एंटीबायोटिक बना। उसके पहले दुनिया कैसे जी रही थी? क्या उसके पहले दुनिया स्वस्थ नहीं थी? ज्यादा स्वस्थ थी। विल यू एग्री विद मी कि उसके पहले दुनिया ज्यादा स्वस्थ थी? पहले तो ऐसा नहीं था। आप याद कीजिए, आपने बचपन में आपके मोहल्ले में किसी को बुखार होता था तो पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती थी कि उसको बुखार हो। यस और नो? बट टुडे कैंसर होता है तो लोग अच्छा कैंसर हो गया, पहले अच्छा बुखार हो गया उसको, पहले ऐसे बात होती थी। कैंसर हो गया, आपने कहा कैंसर हो गया किसी को, अच्छा उसको कैंसर हो गया, तो मतलब किसी के चेहरे पे ज्यादा, अच्छा कहाँ का कैंसर है, कौन सा कैंसर, अच्छा गले का, अच्छा ब्रेन ट्यूमर हो गया, अच्छा किडनी में सिस्ट हो गया, अच्छा लीवर सिरोसिस हो गया, अच्छा इट इज नॉर्मल, इट इज नॉट अ बिग न्यूज। क्यों? इट इज सो प्रीवैलेंट। तो हम हेल्थ सेक्टर में सुधार कर रहे हैं या इसे बर्बाद कर रहे हैं?
हमारे बहुत कूल होके मैं आपके सारे दर्शकों को कहूँगा कि आप बहुत कूल, बिना किसी बायस के, विदाउट गोइंग इनटू फेवर और अगेंस्ट एनीवन और एनी सिस्टम, बहुत कूल माइंड से आप सोचना है कि ये सिस्टम हमें बीमार करने के लिए बनाया जा रहा है कि हमें हेल्दी बनाने के लिए। और अगर हेल्दी बनाने के लिए बनाया जा रहा है तो पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में, यूरोप में, इंडिया की छोड़ दो, कहा जाता है ना कि बेस्ट मेडिसिन सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज अमेरिका में और यूरोप के देशों में है। एक सिंगल घर ढूंढना मुश्किल है जहां दवाइयां और बीमारी ना हो। आज से 50 साल पहले ऐसी स्थिति थी क्या? अधिकांश लोग स्वस्थ थे, कोई कोई बीमार होता था। आज अधिकांश बीमार हैं, कोई स्वस्थ है। और मैं कहूं कि मेरे घर में दवाई नहीं है और मेडिसिन नहीं है और बीमारी नहीं है तो कोई भरोसा ही नहीं करता। सही बात है, लगता है ऐसे ही। अब ऑटो इम्यून जो आपने पूछा उस पर आते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज को, जैसे डायबिटीज और दूसरी बीमारियों की तरह, ऑटो इम्यून डिजीज को भी इनक्यूरेबल घोषित कर दिया गया है। और ऑटो इम्यून डिजीज के ढेर सारे टाइप हैं। वो स्किन से रिलेटेड है, वो बहुत सारे डायबिटीज से, टाइप 1 डायबिटीज इज ऑटो इम्यून। वो मसल से रिलेटेड बीमारी है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये ऑटो इम्यून। अब जैसे स्किन है, जैसे विटिलिगो है ना, तो वो ऑटो इम्यून है। SLE, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी स्किन से रिलेटेड डिजीज है। तो ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज 50 से ज्यादा तरह के, 20-22 तरह के ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। और सब इनक्यूरेबल है। और इससे बड़ा इन्होंने बताया है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? सिंपल। एक आपके दर्शकों के लिए मैं बहुत कॉमन पार्लेंस में बताता हूं, आम आदमी की भाषा में। व्हाट इज ऑटो इम्यून? हमारा इम्यून सिस्टम, तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, जो हमें बाहर के पैथोजन से, बाहर के इन्फेक्शन से हमें बचाती है और हमें स्वस्थ रखती है। वो हमारा इंटरनल गार्ड है जो 24 घंटे हमारे लिए AK-47 लेके खड़ा रहता है, राइट। अब ऑटो इम्यूनिटी का इतना ही मतलब है कि वो जो हमारा गार्ड है, जो हमारे दुश्मनों के लिए AK-47 या AK-56 लेके खड़ा है, वो AK-56 हमारी तरफ मोड़ घुमा देता है। मतलब वो हमारे हेल्दी सेल को किल करने लगता है। तो अब इमेजिन कीजिए कि आपके गेट पर, आपके कैंपस में, आपके गेट पर आपने गार्ड बिठाया हुआ है, उसको हथियार देके कि तुम गलत लोगों से, आप जानते हैं गार्ड की ड्यूटी, लेकिन कल हो के उसका दिमाग खराब हो जाए और वो आपके परिवार के, हमारे परिवार के लोगों पर ही वो बंदूक ताने, राइट। तो फिर मतलब उसका पहली बात, मॉडर्न मेडिकल साइंस को ये पता नहीं है कि ऑटो इम्यूनिटी होता क्यों है। पहली बात, डायग्नोसिस के लिए जरूर पहले, क्योर करने के लिए पहले ये जरूरी हो कि आपको रूट कॉज पता चले, तभी तो आप उसको क्योर करेंगे। तो दे डोंट नो द रूट कॉज। होता है ये समझ गए, लेकिन क्यों होता है वो नहीं, ठीक है। दूसरा, चलो क्यों होता है नहीं समझ में आया, होता है, हो रहा है, तो अब क्या करें? तो उसके लिए जो वहां ड्रग दी जाती है वो बड़ा ही रिडिकुलस है। वो है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। मतलब आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के ड्रग दिए जाते हैं। अच्छा, अब जरा आप बताइए कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाए तो एक बीमारी को क्योर करने के चक्कर में, उसको क्योर तो छोड़ दीजिए, क्योर तो होता नहीं है उस सिस्टम से, आपका बॉडी, जैसे हमने मेन गेट ही तोड़ दिया, अब तो दिन 24 घंटे कोई भी आ सकता है, कोई भी चोर डाकू आ सकता है। तो हमने अपना घर का दरवाजा ही मेन तोड़ दिया। आपकी इम्यूनिटी ही अगर परमानेंट सप्रेस हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए भी सप्रेस हो जाए, तो नाउ यू आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। तो आप तो और मतलब यू आर प्रोन टू ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ये कौन सा ट्रीटमेंट है कि वो बीमारी गई नहीं और नए इन्फेक्शन के लिए बॉडी को तैयार कर दिया आपने? ये ट्रीटमेंट नहीं है। ऑटो सब इम्यून सिस्टम हमारा दुश्मन नहीं है। गार्ड जो मैंने कहा है कॉमन भाषा में कि वो पागल हो गए सारे गार्ड, तो उन गार्ड्स को हम ठीक करेंगे, उनको गोली नहीं मारेंगे। गार्ड को हटा ही दें, गोली ही मार दें, उससे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों उनका दिमाग खराब हुआ है, क्यों वो हमारे लोगों पे
बंदूक तान रहे हैं उनसे बात करके उनको समझाया। माइंड बॉडी मेडिसिन में ऑटो इम्यूनिटी के लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम डिरेल हुआ है, उस इम्यून सिस्टम को बैक ऑन द ट्रैक लेके आते हैं। उसको वीक नहीं करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। हमारा ऑपोजिट है, वी डोंट वीकन इम्यून सिस्टम, क्योंकि वीकन करना बहुत ही गलत वे है उसको ट्रीट करने का। आप इम्यून को वीकन कैसे कर सकते हैं? तो हम उसको वीकन नहीं करते, हम उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखते हुए उसको वापस ट्रैक पर कैसे लाएं, क्योंकि ये हमारे माइंड की बात है। माइंड की गड़बड़ी के कारण, किसी फूड के कारण ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होता। तो माइंड में ऐसा क्या हो जाता है कि वो काम करता है? जैसे मैंने कहा कि जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज या लिनक्स या पता नहीं कौन कौन सा होता है, मुझे इस बारे में इससे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बिकॉज आई एम नॉट। लेकिन अगर इतना मैं जानता हूँ और सब जानते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस लग जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो जाए, आपका लैपटॉप बहुत सुंदर है, बहुत महंगा है, बहुत देखने में भी बहुत अच्छा है और सारे वो लेटेस्ट उसमें सारे सॉफ्टवेयर लोड किए गए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, तो फिर आपको उसको फॉर्मेट ही कराना पड़ेगा और नया से फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। तो माइंड जो पूरा है, माइंड में हमारे बॉडी के अलग अलग वीक एरियाज हैं। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मेरे बॉडी में अलग वीक एरिया हो सकता है, आपके बॉडी में अलग हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर के बॉडी में अलग वीक एरिया हो सकता है। जब भी माइंड में प्रॉब्लम शुरू होता है तो सबसे वीक एरिया उसका विक्टिम बन जाता है। अब मैं एग्जांपल में बताऊं, सबसे कमजोर कड़ी पर चोट पड़ती है। हाँ, आप समझ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए मेरा पैंक्रियाज, मेरा फूड और लाइफस्टाइल पहले से ही गड़बड़ है, या मेरा जेनेटिक कॉज है, और हम जेनेटिक्स के बारे में आगे बात करेंगे, आपने पूछा ऐसा। तो या मान लीजिए मेरे पेरेंट्स को और कई पीढ़ियों से डायबिटीज है, तो आई एम प्रोन टू डायबिटीज। मेरा लाइफस्टाइल गड़बड़ है, मेरा फूड गड़बड़ है, और उस समय मेरे माइंड में स्ट्रेस आया, तो मेरा ऑलरेडी पैंक्रियाज एक्सपोज्ड है, उसको एक ट्रिगर की जरूरत है। वो ट्रिगर हमने दिया एंजाइटी के रूप में, इनसिक्योरिटी के रूप में, कॉन्टिन्यूअस टेंशन के रूप में। बस उस ट्रिगर को उसने पकड़ लिया और उसने ट्रिगर ने अपना काम कर दिया। किसी का इसी तरह से पैंक्रियाज नहीं है लेकिन उसका किडनी वीक एरिया है, किसी का लीवर वीक एरिया है, किसी का ब्रेन के प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो वो उसका वीक एरिया है। तो वहाँ वो प्रॉब्लम माइंड में जैसे ही स्ट्रेस आया, इंस्टेबिलिटी आई, फियर आया, एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ा, बस सब जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो जो सबसे वीक पॉइंट है वो विक्टिम बनेगा, तो वो पार्ट। इसलिए वही स्ट्रेस, वही एंग्जाइटी अलग अलग लोगों में अलग अलग बीमारियां लेके आती है, क्योंकि अलग अलग लोगों के वीकर पॉइंट अलग अलग होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करें तो मुझे लगता है मुझे शायद इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, कई बार उनके अंदर भी ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं। हाँ, जब हम जहाँ पे हम जेनेटिक्स में आगे जाएंगे ना, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में, अब वहाँ पे उनका ना माइंड अभी ऐसा कुछ सोच पा रहा है, ना स्ट्रेस ले पा रहा है ना, वो पैदा हुए हैं और फिर उनके साथ एक कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हुई होती है, उनके साथ ही साथ आ जाती है। आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। बहुत अच्छा ये जो आपने सवाल किया कि हाँ ठीक है, अब मान लो एक बच्चा जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको, या 5 साल के बच्चे को प्रॉब्लम हो गया। मेरे पास 6 ईयर का एक टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, 6 ईयर का, और अभी उसकी उम्र 6 ईयर है, मतलब मुझे लगता है 4-5 साल की उम्र में उसको डायबिटीज, और वो इंजेक्शन ले रहा है पेट। जब मेरे पास आया तो 15 यूनिट ले रहा था, कितने दिनों से ही, 2 महीने में वो 1 यूनिट पे आ गया, 15 यूनिट घट के 1 यूनिट पे, और अब तो हफ्ते में 1 यूनिट लेता है, वीक में 1 यूनिट। और मुझे लगता है कि थोड़ा वो लोग, उनके पेरेंट्स थोड़ा और ध्यान दें, थोड़ा वो लोग थोड़ा ज़्यादा खुश हो गए हैं। अगर थोड़ा और ध्यान दें, जो हमारे सिस्टम को और अच्छे से फॉलो करें, तो अगले 1 महीने में वो 1 यूनिट भी, और वो 1 यूनिट भी 1 महीने पे वंस इन ए वीक लग रहा है। हाँ। 15 यूनिट से घट के, तो वो भी कब का चला गया होता, लेकिन थोड़ा वो लोग थोड़े मतलब ढीले पड़ गए हैं, जैसे भी मुझे ऐसा लगता है ना ठीक हो रहा है। हाँ, तो अब तो हो गया, अब तो टेंशन खत्म, अब तो हो गया। तो वैसा तो
6 साल का। अब वो आप पूछें कि आपका सवाल यहाँ बिल्कुल वाजिब सवाल है कि भाई उसको कौन सा टेंशन है, राइट। एक्चुअली कुछ जो डिफेक्ट्स हैं बॉडी में वो बाई बर्थ हैं और उसके लिए हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उनका खान पान, उनका लाइफ स्टाइल। जब बच्चा 9 मंथ्स मदर के वुम्ब में रहा तो उस समय माँ का हेल्थ कैसा रहा, माँ की लाइफ स्टाइल कैसी रही, माँ का फूड हैबिट कैसा रहा और माँ का माइंड किस लेवल पे ऑपरेट करता रहा, कितने तनाव में रहा, कितना रिलैक्स रहा, ये सब चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट बच्चे पे होता है। और इससे भी बियॉन्ड एक बात बताऊं, जैसे मैं पिछले 20 सालों से पास्ट लाइफ थेरेपी कर रहा हूं, तो कुछ चीज़ें हमारे कार्मिक बॉन्डेज भी होते हैं जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलेगा अरे ये सब क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, हमने कार्मिक बॉन्डेज होते हैं। सम आवर कार्मिक थिंग्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले लाइफ में और जो हमको बियर करना पड़ता है। वो किसी एज विशेष में होता है? नहीं, वो कर्म क्या है ना, कर्म का जो फल होता है ना, उस फल के पकने में समय लगता है। किसी कर्म का फल 1 घंटे में पक सकता है, मैच्योर हो सकता है। पक जाना मतलब मैच्योर हो जाना। और किसी कर्म का फल 50 साल लग जाते हैं और किसी कर्म के फल में 2-4 जन्म लग जाते हैं पकने में, लेकिन वो पकता जरूर है। दिस इज इंटरेस्टिंग। जब हम पास्ट लाइफ, अब यहाँ थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन पास्ट लाइफ की जब बात करते हैं ना मैम, तो हमने ऐसे ऐसे केसेज पास्ट लाइफ के किए हैं कि आप सुनेंगे, मैं आपको वीडियो सारा दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग दिखाऊं, तो मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड। नो साइंस ऑन दिस अर्थ कैन एक्सप्लेन इट। कम से कम फिजिकल साइंस तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता इसको, क्योंकि ये फिजिकल है ही नहीं, ये मेटाफिजिकल है। इसको मेटाफिजिकल लेवल कहते हैं। तो कुछ बीमारियों को ट्रीट करने का फिजिकल लेवल है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, और कुछ चीज़ें मेटाफिजिकल लेवल पे ट्रीट होती हैं। जैसे ये जो आपने कहा, जैसे 6 साल के बच्चे का, उसने कौन सा टेंशन ले लिया, वो कितना गलत खा लेगा, खा भी कितना गलत कितना लेगा, भी खा सकता है ना, कितनी उम्र ही है कि कितना गलत खा लेगा। हाँ। नहीं, उसका मेटाफिजिकल लेवल है, उसका सफरिंग कहीं और से आ रहा है। तो वो फिजिकल लेवल की बीमारी फिजिकल लेवल पे वो मैनिफेस्ट दिख रही है, हो रही है, दिख रही है फिजिकल लेवल पे, बट उसका रूट कॉज मेटाफिजिकल लेवल पे है। तो उसको मेटाफिजिकल लेवल पे जाके ट्रीट करना होगा, तो जाके ठीक हो जाएगा। और फिजिकल लेवल पे भी आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि इसका मुझे मेटाफिजिकल में जाके करना पड़ेगा? हाँ, जब हम फिजिकल तरीके अपना लेते हैं, हमारा जैसे माइंड बॉडी मेडिसिन से हम सारी बीमारियों का, डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, टाइप 1 टाइप 2 सारी बीमारियों का, मोटापा, ब्लड प्रेशर। हज़ारों लोग हैं जिनकी डायबिटीज़ परमानेंट ठीक हो गई, इंसुलिन परमानेंट बंद हो गया, टाइप 1 डायबिटीज़, बीपी की दवाइयाँ 6-6 साल से बंद है। जो ऐसे लोग हमारे पास आए हैं जो 32 टैबलेट पर डे खाते थे, शरीर का कोई भी अंग बाकी ही नहीं था। एक मैम, ये अभी जो ट्रीटमेंट का मेथड है, एक बीमारी और एक टैबलेट से आपकी जर्नी शुरू होती है और धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जाती है, टैबलेट्स बढ़ते जाते हैं, और कोई 10 टैबलेट, कोई 12 टैबलेट, एक बीमारी से 5 बीमारी, और अल्टीमेटली वो आदमी इसे अपना डेस्टिनी समझ के उसको फॉलो करता है। और इसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं। हम खुश हैं कि हम ट्रीटमेंट, ये कौन सा ट्रीटमेंट है? मैं एक बीमारी का प्रॉब्लम, आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आपके पास गया, आपने उसको ठीक नहीं किया, आपने जो सॉल्यूशन दिया उससे एक और प्रॉब्लम मुझे हो गया, तो उसका भी सॉल्यूशन आपने दिया, अब दोनों का सॉल्यूशन मैंने यूज़ करना शुरू किया तो 2 और प्रॉब्लम हो गए। अब आप 4 चीज़ों का सॉल्यूशन दे रहे हैं और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता जा रहा है। तो वो पर्सन, व्हेन ही केम टू मी, ही वाज 75, उनकी भी जर्नी 32 साल 33 साल पहले एक टैबलेट से शुरू हुई थी, और ट्रीटमेंट इतना कमाल हुआ कि सारे अंगों का प्रॉब्लम शुरू हो गया। एंड व्हेन ही केम टू मी, ही वाज टेकिंग 32 टैबलेट्स पर डे, और फाइलें इतनी मोटी है। जब मेरे पास फाइलें दिखाने के लिए आते हैं, मैंने कहा भाई फाइल मतलब तो तेरे फाइल देख के ही मैं भी डर जाऊंगा, है ना, वो क्या करूंगा, मैं जानता हूं उसमें क्या है, ठीक है। तो ये इसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं, और खुद को चीट करते हैं, खुद को धोखे में रखते हैं कि मेरा तो ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे शब्द कॉइन किए गए हैं, जैसे आपने कहा रिवर्सल, रेमिशन। अरे क्या रिवर्सल? अच्छा,
एक डायबिटोलॉजिस्ट मुझसे भिड़ गए। उन्होंने कहा विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, उन्होंने कहा मैंने सुना है आप डायबिटीज क्योर कर देते हैं। मैंने कहा जी। हाउ इज इट पॉसिबल? ही स्टार्टेड शाउटिंग, हाउ इज इट पॉसिबल? आई एम डायबिटोलॉजिस्ट फॉर लास्ट 40 years। मैंने आज तक एक भी डायबिटीज ठीक नहीं कर पाया। मेरे पास ये डिग्री, वे डिग्री, वो डिग्री, पूरे। ही वॉज रियली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो मैं ठीक नहीं कर पाया। तो मैंने बहुत पूरे ये में थे, मैंने बड़े प्यार से कहा कि मतलब सर आप ये करें, आप शांत हो जाएं, आप इतनी आवाज़ में ना बातें करें। आप ये बात बता रहे हैं कि मैं 40 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूं और एक भी गोल नहीं कर पाया, और मैं कितना महान फुटबॉलर हूं। ओह गॉड, ओह गॉड। हाँ। मैं 20 साल से बैटिंग कर रहा हूं और एक भी रन नहीं बना पाया, बट आई एम ए ग्रेट बैट्समैन। और मैं रन नहीं बना पाया 20 साल में, तो आप रन कैसे बना सकते हो? मैं नहीं एक गोल कर पाया 40 साल में, तो आप कैसे गोल कर दोगे? अब ये क्या है, आप जरा सोचो। मैंने कहा सर आप 40 साल से डायबिटोलॉजिस्ट हैं और आप एक डायबिटीज क्योर नहीं कर पाए, तो इट इज योर प्रॉब्लम। यू जस्ट लुक बैक। मतलब मैं 40 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मेरा पढ़ाया बच्चा एक भी पास नहीं हुआ, एंड आई एम टेकिंग इट एज अ प्राइड। बल्कि मैं पहले ही कह दे रहा हूं, बच्चा आया तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये तो फेल होने ही वाला है, लेकिन तुम मेरे यहाँ ही पढ़ाओ। सही बात है। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डोंट सब्सक्राइब टू सच थिंग्स, यू आर फ्री। लेकिन आप ये मान के चल रहे हैं कि आप या आपका सिस्टम ठीक नहीं कर सकता, तो दुनिया में कोई सिस्टम ठीक नहीं कर सकता। ये अहंकार है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपकी सिस्टम की उम्र कितनी है? मैंने कहा ना, सबसे पहली दवाई कितनी? दुनिया का कोई भी जो थेरेपी का सिस्टम का आप नाम जानते हैं, दुनिया में किसी भी जो ट्रीटमेंट सिस्टम का नाम जानते हैं, वो इससे ज़्यादा पुरानी है। लेकिन आपके पास पैसा ज़्यादा है, मीडिया पर कब्जा है आपका, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, मीडिया पर कब्जा है ना? तो आप और साइंस 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 बोल के सारी अनसाइंटिफिक चीज़ें हो रही हैं, है ना? तो फिर आप सबको निगेट करेंगे, सबको गलत करेंगे। आप ये कहिए, आप इतना कह सकते हैं कि डायबिटीज़ मेरे सिस्टम में ठीक नहीं होता, बीपी मेरे सिस्टम में ठीक नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ ठीक हो ही नहीं सकता, मतलब मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता तो दुनिया में कोई भी फुटबॉल, मैं गोल नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई भी गोल नहीं कर सकता, और जो गोल करेगा उसको मैं झूठा और फ्रॉड बोलूँगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, उसमें आप अगर कोई रील भी आप रैंडमली भी उठा के देख लें, तो रोज आपको बीमारियों का इलाज बताया जाएगा, डॉक्टर्स बताते हैं, और हर दूसरी थेरेपी जो भी है, हर दूसरी पैथी को गलत बताया जाता है। और वो हमारे दिमाग में इतनी बुरी तरह से बैठ चुका है कि अब हमें भी, अगर मैं बाई चांस कहूँ कि मेरे घर में किसी को अगर वो शुगर है या किसी को हाई बीपी है, और मैं उनको कहूँ कि आप किसी और थेरेपी में जाइए, आप ही के पास आ जाइए, मेरे घर से कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जब तक मैं गोली नहीं खाऊंगा मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो इसलिए हम कहते हैं हम गोली खाते नहीं, हम गोली मारते हैं। तो आपके पास लोग ट्रस्ट डेवलप कैसे कर पाते हैं? मतलब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। हाँ, आप जैसे व्यक्ति अगर बाहर बोलते भी होंगे तो ट्रस्ट डेवलप करना नहीं, मैं तो फियरलेस होके बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई चैलेंज करे तो मैं उससे बात करूँ, कम से कम शायद एक आदमी को रीजनिंग समझ में आ जाए, एक आदमी का माइंड चेंज हो जाए। जैसे आपके जैसे लोग जो मीडिया के पर्सन हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप ये सवाल इतनी बारीकी से उठा रहे हैं और आप इसको अपने चैनल पे ले जाएंगे तो आपके दर्शकों को जाने। आई डोंट नो कितने लोग एग्री होंगे, कितने लोग डिसएग्री होंगे, वो उनका अपना राइट है, बट आई एम ओपन टू डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक विथ एवरीवन। एवरीवन मीन्स एवरीवन, कि एनी कैंसर स्पेशलिस्ट, एनी डायबिटोलॉजिस्ट, एनी साइकोलॉजिस्ट, एनी साइकियाट्रिस्ट। अब जरा सोचिए, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, डिप्रेशन कोई बॉडी की बीमारी है ना? उसको दवाइयाँ लिख रहे हो तुम, डिप्रेशन के लिए तुम दवाइयाँ खिला रहे हो, उसमें तो सुला दिया जाता है। हाँ, तुम उसको नींद के टैबलेट्स दे रहे हो, उसको टैबलेट खिला के जबरदस्ती डोपामाइन इंक्रीज कर रहे हो, उसका डोपामाइन बढ़ा रहे हो आर्टिफिशियल तरीके से। तुम्हें पता नहीं है कि उसके नर्वस सिस्टम को तुम कितना डैमेज कर रहे हो।
और आज तक दवाइयां खा के डिप्रेशन का एक भी पेशेंट ठीक हुआ क्या? हमारे पास होता है बिना दवाइयों के 1 मंथ, डेढ़ महीने, 2 महीने बहुत हैं, 2 महीने। तो आज तक मेरे पास डिप्रेशन का कोई केस 2 महीने से आगे नहीं गया है। अच्छा, जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा होता है, क्या वो भी क्योर हो जाते हैं? हाँ, एक्चुअली जो देखो, मैं आपको एक नॉर्मल चीज़, एक बेसिक प्रिंसिपल बता दूं। माइंड बॉडी मेडिसिन काम किस बेसिक प्रिंसिपल पे करता है? बेसिक प्रिंसिपल ये है, ह्यूमन बॉडी, हम सब लोगों का जन्म कैसे हुआ है। मैं अपने वर्कशॉप में सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें माँ के वुम्ब में बच्चे का 9 मंथ्स में कैसे एक एक अंग बन रहा है, वो वीडियो मैं दिखाता हूं उनको। एक एनिमेशन है, वो दिखाता हूं। तो उसमें, और मैं इस बात से समझाता हूं कि हम आप सब लोग इसी प्रोसेस से हमारा बॉडी बना। हमारे फादर और मदर की तरफ से एक सेल मदर के वुम्ब में गया और वो एक सेल डिवाइड होना शुरू हुआ। आप जरा ध्यान से समझना आप इस प्रोसेस को। वो एक सेल डिवाइड होना शुरू हुआ और डिवाइड होते 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 बिलियंस ऑफ सेल बन गए। अभी तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है ह्यूमन बॉडी में। ऐसा कहते हैं 60 to 100 ट्रिलियन सेल होते हैं। एक सेल 60 to 100 ट्रिलियन सेल डिवाइड होके बना। अच्छा, दूसरी बात, 9 मंथ्स में उसमें धीरे धीरे बॉडी का पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, हेड बनता है, फिर हार्ट बनता है, फिर हार्ट बीट शुरू हो जाता है 3 महीने के बाद, और इस तरह से सारे ऑर्गन बनने लगते हैं। एक ही सेल था, मदर और फादर का सेल मिलके एक सेल बन गया। उस माँ के गर्भ में कौन सा ऐसा पावर है? अब मैं कोई ये स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा, आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग, आप सोचिए, रीजनिंग की बात है। जरा सोचिए कि वो कौन सी पावर, कौन सी शक्ति है? कोई तो ऐसा कॉन्शियसनेस है, कोई सी ऐसा तो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस मैं कहूंगा उसको, कि माँ के वुम्ब में ये कौन बता रहा है उस सेल को कि अच्छा चलो अब आंख बनाना है। मेडिकल साइंस इतना साइंस, नॉर्मल मॉडर्न साइंस इतना प्रोग्रेस कर गया, क्या आंख बना पाया? क्या एक सेल एक बाल, ह्यूमन बाल जैसा एक बाल बना, ह्यूमन एक सेल बना पाया? क्या नहीं बना पाया ना, राइट? तो वो कौन अंदर कॉन्शियसनेस या इंटेलिजेंस है जो बैठ के गाइड कर रहा है कि अब आंख बनाना है? तो आंख के सेल बिल्कुल अलग है, हमारे दांत के सेल बिल्कुल अलग है। दांत अलग चीजों से बना है, मटेरियल से, आंख ये, लेकिन सेल तो एक ही है, एक ही सेल था। तो ये डिफरेंशिएशन कौन करा रहा है? ये अलग। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आंख यहां की जगह यहां लग गया हो? नहीं। वो बिलियन में एक हुआ होगा कभी। हाथ यहां की जगह इधर लग गए हो, उंगलियां इधर की जगह इधर आ गई हो, ऐसा हुआ क्या? तो ये कौन अंदर बैठ के मैनेज कर रहा है, पूरा बता रहा है? जब फैक्ट्री चलती है तो एक जीएम, एक टेक्निकल हेड बन के सारी चीजें गाइड करता है कि कार में ये पहिया, ये पीछे का व्हील इधर लगाना है, ये स्टेपनी इधर लगाना है, ये इंजन यहाँ लगाना है, ये चेसिस यहाँ करना है, राइट? somebody is there ना, some road map, some blueprint is there, some guide, some, but who is sitting inside? और ये कौन गाइड कर रहा है? तो एक कॉन्शियसनेस है, एक इंटेलिजेंस है जो पूरे बॉडी को, अच्छा हार्ट जैसा चीज, आप जरा देखिए ह्यूमन बॉडी कितना अमेजिंग है। हमने इसको डम्ब समझ के इस पर हथौड़े मार रहे हैं। दुनिया में ऐसी मशीन, आप जानते हैं साइंस इतना प्रोग्रेस कर गया, जो लगभग 100 साल तक बिना रुके चलता हो। ऐसी कोई मशीन देखी आज तक? नहीं बनी है, ध्यान भी नहीं आ रहा, नहीं बनी है। बस हार्ट क्यों, मतलब जब नहीं चल पाता तो पेस मेकर जरूर बना दिया था कि उसको धक्का मारो और चलाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसी कोई मशीन की मैं बात कर रहा हूं, मशीन जो 100 साल तक, 80 साल तक, 90 साल तक नॉन स्टॉप चले ना। बनी है कोई? ब्रेक देना पड़ता है, ब्रेक देना पड़ता है, राइट? इवन बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी, जो लंबे, उनको भी 3 महीने 4 महीने पे शटडाउन उनका करना पड़ता है। ह्यूमन हार्ट, माँ के गर्भ से ही ह्यूमन हार्ट हम जब हमारे जन्म से पहले से काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए कोई, आपने 90 इयर्स और 100 इयर्स के लोगों को तो देखा होगा, तो उस आदमी का हार्ट 100 इयर्स से नॉन स्टॉप काम कर रहा है, नॉन स्टॉप ही काम कर रहा है। स्टॉप हुआ तो स्टॉप, कहानी खत्म। उसकी किडनी नॉन स्टॉप 100 ईयर से काम कर रही है। उसका लंग्स, दोनों लंग्स 100 ईयर से सांस ले रहा है, फैल रहा है, पिचक रहा है। उसका लीवर 100 ईयर से काम कर रहा है। ये सारे ऑर्गन, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, राइट?
कितना इमेजिंग है ह्यूमन बॉडी, और उसको बनाया कितना इमेजिंग है। तो जो सिस्टम, मेरा लास्ट इच में पॉइंट ये है कि जो सिस्टम, हमारा बेसिक प्रिंसिपल माइंड बॉडी मेडिसिन कैसे काम करता है कि जो इंटेलिजेंस, जो कॉन्शियसनेस इस हार्ट को, इस ब्रेन को, इस किडनी को, इस लीवर को, आंख को, सबको बना सकता है, अगर उसमें कभी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या उसे ठीक नहीं कर सकता? मैन्युफैक्चरर क्या उसको ठीक नहीं कर सकता? जो क्रिएटर है, मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं जिसने मां के गर्भ में हार्ट बनाया, किडनी बनाया, कोई इंटेलिजेंस तो है। और जो रन भी कर रहा है अभी, मुझे पता नहीं बट मेरा हार्ट तो चल रहा है ना, तो वो कौन रन कर रहा है? तो जो बना सकता है और 100 सालों तक रन कर सकता है, क्या अगर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाए तो उसको रिपेयर नहीं कर सकता? इतना कमजोर है वो। हम माइंड बॉडी मेडिसिन में उसी इंटेलिजेंस को, उसी कॉन्शियसनेस को कांटेक्ट करते हैं और उससे आपका रिपेयर करवा देते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। चाहे वो उसका नाम आप डायबिटीज दे दो, चाहे ब्लड प्रेशर दे दो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक दे दो, चाहे पैरालिसिस दे दो, एपिलेप्सी दे दो, माइग्रेन दे दो। अब माइग्रेन कभी ठीक होता है? माइग्रेन सुना है आपने ना? हो सकता है मेरे यहां मतलब 10 दिन में ठीक हो जाए, पुराना से पुराना माइग्रेन। कई सारे केसेस हैं हमारे पास। अच्छा, ये मैं आपके कैमरे पर ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसके सारे मेरे पास टेस्टिमोनियल है एंड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं मेरे पास। मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा जी। मैं मतलब सच में बहुत अमेज्ड हूँ इस समय। मुझे विश्वास सा, जैसे होता है ना कि नहीं डेवलप हो पाता है, मुझे कुछ वैसा सा लग रहा है। अच्छा, ये जितनी भी आपने चीजें बताई, ये सारी डिजीजेस हैं, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं। लाइक आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी हड्डी टूट गई, उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर की जरूरत होती है, फिर कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ती हैं, उसके बाद वो हीलिंग होती है जी, है ना। अब एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया, ये सारी चीजें इस हीलिंग में भी क्या आपकी हेल्पिंग है? अब जरा आपने जैसे हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट का बताया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर हो गया, मेजर फ्रैक्चर हो गया। एक्चुअली डॉक्टर करता क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक प्लास्टर। वो जो हड्डी ऐसे थी और वो टूट के ऐसे हो गई, उसको खींच के फिर से और उसके ऊपर प्लास्टर, वो सिर्फ उन्हें सही जगह पर लाके फिट करता है। हीलिंग तो बॉडी करती है। हमें लगता है जो हम कैल्शियम खाते हैं उससे हो रहा है। हीलिंग तो बॉडी करती है। इवन एलोपैथी में जो ऑनेस्ट डॉक्टर हैं, उनका बड़ा फेमस सेइंग है उनका, आई ट्रीट ही हील्स। बड़ा फेमस सेइंग है। तो जो ऑनेस्ट डॉक्टर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, आई ट्रीट एंड ही हील्स। अब ही मतलब आप जो मतलब लगा लो, हाँ, कुछ फेमिनिस्ट हो जाएंगे तो नाराज भी हो जाएंगे, ही क्यों, सी क्यों नहीं, अरे ही या शी या जो भी, राइट। तो आई ट्रीट एंड ही हील्स, ये बड़ा फेमस कोटेशन है। क्या मतलब है इसके पीछे? जिन्होंने बोला वो गलत लोग थे, वो अंधविश्वासी लोग थे, वो पोंगापंथी लोग थे। वो बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर्स ने ये कहा है, आई ट्रीट एंड ही हील्स। मतलब ही हील्स मतलब क्या? वो कॉन्शियसनेस, वो इंटेलिजेंस, मैं उसको कॉन्शियसनेस कह रहा हूं, इंटेलिजेंस कह रहा हूं, आप उसको गॉड कहेंगे, कोई अल्लाह कहेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, व्हाटएवर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं कि जो कॉन्शियसनेस, जो इंटेलिजेंस इस बॉडी को बना सकती है, वो उसको रिपेयर भी कर सकती है। मैं अपने पेशेंट को यही कहता हूं कि एक कॉमन एग्जांपल आपको देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने मान लो BMW कंपनी है, उससे गाड़ी खरीदी आपने, और वो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके बाजू में ही है, और कंपनी ने ये कहा गाड़ी खरीदते समय कि आप गाड़ी जब ले जाना, वैसे तो ये गाड़ी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे पास लाना, मैं बिना किसी चार्ज के, बिना किसी खर्चे के इसको रिपेयर करके आपको दूंगा जीवन भर। अब मान लो आपने BMW ले लिया और 10 साल, 15 साल, 25 साल बाद, 20 साल बाद कुछ इशू आया उसमें, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक लोकल मैकेनिक उधर बैठा है जो BMW का फुल फॉर्म भी शायद नहीं जानता, राइट, वो बैठा है हथौड़ा लेके, है? और एक बाजू में आपका, और वो दूर है और वो पैसे चार्ज करेगा और कुछ भी चार्ज करेगा, और एक बाजू में आपका मैन्युफैक्चरर है जिसने आपके BMW को बना के दिया है। अब आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हुई
तो आपको किसके पास जाना चाहिए, किसके पास जाएंगे आप? मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर। क्यों? क्योंकि उसने कहा भी है कि वो ठीक कर देगा। ठीक कर देगा, और उसने बनाया है तो उसको ज्यादा पता है ना, उसको ज्यादा पता है। हमारा मैन्युफैक्चरर हमारे अंदर बैठा है, हमारा मैन्युफैक्चरर हमारे अंदर बैठा है, और हम लोकल मैकेनिक्स के पास घूम रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, वी कॉन्टेक्ट आवर मैन्युफैक्चरर। हम माइंड बॉडी मेडिसिन में हम आपको आपके मैन्युफैक्चरर से, आपको किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरर से आपको के पास आपको लेके चलते हैं। मैन्युफैक्चरर को पता है कि उसने कहाँ हार्ट कैसे बनाया है, किडनी कैसे बनाई है, लीवर कैसे बनाया है, कहाँ लगाया है, कितना, वो झट से ठीक कर देता है। सिंपल है। लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ। यस। जो हमारी बॉडी है, जी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में आ चुकी है, मतलब छोटी बीमारी से लेकर के आप कैंसर तक पहुंचे, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ चुकी हैं शरीर में। अब ऐसे दौर में जहाँ पे फूड कंटामिनेटेड है, हवा कंटामिनेटेड है, मिट्टी कंटामिनेटेड है, हमारे विचार कंटामिनेटेड है, ऐसे में अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे रखें? एक्सेलेंट, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड दिस इज़ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन वंस अगेन। देखिए, पहले इस बॉडी को सिर्फ फिजिकल बॉडी ना माने। आप फिजिकल बॉडी मानते हैं, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। ऑफ कोर्स जो दिख रहा है वो फिजिकल बॉडी है, बट इस फिजिकल एग्जिस्टेंस के पीछे कई लेयर ऑफ दूसरे एग्जिस्टेंस है, जो मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो इनविजिबल एग्जिस्टेंस है। जैसे हम अगर एंशियंट इंडियन टेक्स्ट से अगर रेफरेंस लें तो हम कहेंगे कि ये हमारा अन्नमय कोश, 5 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बॉडी के। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। दिस इज द फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एथेरिक बॉडी, प्राण बॉडी, ऐसे 5 लेवल है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो सिर्फ जैसे मैंने कहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मैं कहूँगा ब्रेन कहाँ होता है तो आप बता सकते हैं। यहाँ तो ये तो बोलेंगे ना कि मैं पूछूं आपका माइंड कहाँ है, यहाँ हाथ लगा देते हैं हम। माइंड का कोई पूरे बॉडी में, माइंड पूरे बॉडी में माइंड स्प्रेड है, सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर के बारे में, कहें कि मदर डिस्क कहाँ है, हार्ड डिस्क कहाँ है तो बता देंगे। मैं कहूँ उसका विंडोज़ कहाँ है तो कहाँ बताएंगे। उस तरह से वो पूरा स्प्रेड है पूरे सिस्टम में। तो माइंड पूरे सिस्टम में स्प्रेड है। तो जब हम उसको कांटेक्ट, तो हम क्या करते हैं, तो जब आप पहले फिजिकल बॉडी ना माने, पहली बात कि फिजिकल बॉडी के साथ साथ सटल लेवल है। तो अगर आप खाने पीने का जो सारे पॉल्यूटेड हैं, वो बात बिल्कुल सही है, हम भी उसी लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं होती। क्यों बीमारी नहीं होती? पहली बात, मैंने माइंड हमारा उस तरह से है, क्योंकि माइंड का रोल मैं जानता हूँ, तो मैं अपने माइंड को, मेरी बात हो गई है कि मुझे बीमार नहीं होना है, तो मेरा माइंड समझ गया है कि अच्छा बीमार नहीं होना है। और एक बात और कि मान लो एक्सट्रीम केस में कभी कुछ हो ही गया, तो माइंड को पता है कि ठीक है 3-4 दिनों में इसको विदा कर देना है, इसको ठीक कर देना है, इस बीमारी को भगा देना। तो पहली बात, जो हमारी गलत मान्यताएं, जो सबकॉन्शियस की हम प्रोग्रामिंग करके बैठे हैं कि शरीर है तो बीमार तो होगा ही, बीमार होगा तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी, दवाई खाएंगे तो साइड इफेक्ट तो होगा ही। तो ये मान्यता पहले छोड़ दीजिए। शरीर है तो बीमार नहीं होगा, ये शरीर हेल्थ ओरिएंटेड है, इसको मैं कहता हूं स्वास्थ्य धर्मी है। ये शरीर हमेशा अपने को स्वस्थ रहने की कोशिश करता रहता है, तो शरीर स्वास्थ्य धर्मी है। तो पहले तो ये थॉट रखिए। खाने पीने में जितनी आप सावधानी बरत सकें, लेकिन उसका एक लिमिट है। कुछ चीज़ें हमारे, अब चावल मैं खुद उगा के तो नहीं खाऊंगा, मार्केट में मैं भी फ्रूट खरीदने जाता हूं तो कार्बाइड वाले फ्रूट मिलते हैं और मैं भी खाता हूं, क्योंकि सारे फ्रूट्स मैं खुद पका नहीं सकता, लिमिटेशन है। गेहूं मैं खुद उगा के नहीं खाऊंगा। तो फिर भी आप अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे आप माइंड से हेल्थ ओरिएंटेड माइंड रखते हैं और आप अपने बॉडी के कुछ नियम का पालन करते हैं, आप
ब्रीदिंग, हमारा प्राण तत्व जो है ना शरीर में, प्राण तत्व की कमी के कारण शरीर का कोई भी अंग जो बीमार होता है, डायबिटीज हुआ मतलब हमारे पैंक्रियाज में प्राण तत्व की कमी है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट में प्राण तत्व की कमी है। तो अगर आप प्राणों से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग, स्पेशल ब्रीदिंग पैटर्न आप फॉलो करते हैं, स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स आप फॉलो करते हैं, तो शरीर में प्राण अगर भरते रहते हैं आप, तो आप चाहे थोड़ा इधर खाने पीने में गड़बड़ भी हो जाए अनजाने में, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जैसे रोड पर चलने का नियम है, ऑफिस चलाने का नियम है, बिजनेस चलाने का नियम है, हर काम का नियम है, उससे इस शरीर को भी रन करने के कुछ नियम हैं। उस नियम को आप फॉलो करते रहेंगे। जैसे रोड पे चलने के नियम है ना, मैंने कार उठा ली तो मेरी मर्जी तो नहीं है कि मैं जिधर से चाहूँ जैसे चाहूँ चला दूँ। मैं ऑफिस में काम करता हूं तो उसके नियम है ना, इतने बजे आना है, यहां बैठना। तो उस तरह से इस बॉडी के भी कुछ नियम है, इस माइंड के भी कुछ नियम है। उन नियम को हम बताते हैं, बॉडी का ये रूल है, और बड़ा इजी है, मतलब वो कोई कंबरसम प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी है। माइंड के कुछ रूल हम बताते हैं, फूड के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, और आपको ब्रीदिंग के बारे में कुछ, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कोरोना हुआ, हमने कोई वैक्सीन नहीं ली, हमारे फैमिली में कोई वैक्सीन नहीं लिया, और मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा। नाइस डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुंह से निकल गए। जिस तरह से आप मुझे बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल डॉक्टरों वाली बातें हैं और बिल्कुल अपने आप को हील करने वाली बातें। तो मेरे लिए तो आप डॉक्टर बन गए हैं। थैंक यू सो मच। आपने जो जानकारियां दी हैं वो हम सब लोगों के लिए बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि आई ओपनर है, और हम में से जितने लोग इस थेरेपी को विश्वास करते हैं और फॉलो कर रहे हैं लाइफ में, वो बहुत आसानी से आपकी बात समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं आज नहीं तो कल वो भी समझ जाएंगे। एक मैसेज आपके दर्शकों को दे दूं, किसी भी बीमारी को इनक्यूरेबल ना समझें, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, जेनेटिक हो। जेनेटिक के बारे में या ऑटो इम्यून से, सारी बीमारियां क्यूरेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। जब सब कुछ क्योर हो सकता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं और सवालों के साथ। थैंक यू।